गुड इवनिंग एवरीवन। गुड वेडनेसडे इवनिंग। प्रॉमिस के साथ हम आए हैं आज आपके सामने, और हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद सांगवान, भिवानी से, हरियाणा से। और उनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है होम्योपैथी में, काफी अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो सर का आज एक्सपीरियंस हम लेंगे। जो भी एक्नी होते हैं, स्किन में इशू आता है, पिंपल्स लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज का भी इशू रहता है। तो आज डॉक्टर साहब हमें यही बताएंगे एक्नीज का क्या रहता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं और होम्योपैथिकली मैनेज कैसे कर सकते हैं। वेलकम डॉक्टर विनोद सागवान। थैंक यू डॉक्टर नेहरा जी। विनोद सर, आप जैसे भिवानी से हो और आपके पास काफी पेशेंट्स रहते हैं ऐसे पिंपल्स को लेके, तो पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि ये है क्या पिंपल्स। मतलब हर छोटा जो स्किन एरप्शन हो जाती है, क्या वो पिंपल्स रहते हैं या दाने हो जाते हैं या कुछ और भी रहता है? एक्ने या आम भाषा में जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं, ये दाने छोटे छोटे दाने बिल्कुल ड्राई से लेके पस्चूल तक, जिनमें पस भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के एक्ने के अकॉर्डिंग होते हैं। ज्यादातर फेस पे, चिन, चिक्स, नोज, फोरहेड या टेम्पोरल रीजन, जो कनपटियां हम बोलते हैं, उसकी साइड होते हैं। लेकिन इसके सिवाय भी कुछ तरह की इरप्शंस, एक्ने के दाने पीठ के ऊपरी हिस्से में, शोल्डर्स पे और चेस्ट के मिड में, गर्दन के नीचे भी होते हैं। आम जो दाने होते हैं स्किन के दूसरे, वो आमतौर पे इस ये पर्टिकुलर एरिया पे नहीं मिलते। कई बार मिलते जुलते दाने जो एक्ने वल्गरिस और एक्ने सिंप्लेक्स की तरह के गर्दन के आसपास या कंधों पे स्कैबिज वगैरह के भी हो जाते हैं, पर ये पर्टिकुलर एज में ही होते हैं। उसका एक स्पेसिफिक रीजन भी होता है, क्योंकि एक्ने जो है टीनेजर्स की प्रॉब्लम है। और जैसा कि आपने बताया कि गर्ल्स और बॉयज में दोनों में बराबर मिलता है, कंपैरेटिवली गर्ल्स में ज्यादा मिलता है। और गर्ल्स की जो टीनेज में 1-2 साल का अंतर भी होता है, लगभग 10 से 12 साल की एज से शुरू हो सकता है गर्ल्स में। बॉयज में आमतौर पे ये 12 से 14 या 15 साल के उम्र से शुरू हो जाते हैं। इसका ज्यादातर, जो हम इसको कहें कि इटियोलॉजी जिसके बोलते हैं मेडिकली, इसके कारण जो होते हैं, आमतौर पे हॉर्मोन्स के, खास करके एंड्रोजन हार्मोन के शुरुआत होने पे शुरू होते हैं। उस एज से पहले स्किन पे दाने आमतौर पे नहीं होते हैं जो एक्ने के, पर एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन जैसे ही शुरू होता है, उसके बाद उसको सिबेसियस ग्लैंड जो होती हैं, जहाँ पे एक्ने का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं या ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं एंड्रोजन की प्रेजेंस से। और वो स्किन के पोर्स को प्लगिंग करना शुरू कर देती, बंद करना शुरू कर देती है। उसी की वजह से, उसके बंद होने की वजह से ही वहां पे स्किन के नीचे दाने बनने शुरू होते हैं, और वो एक्ने के डिफरेंट डिफरेंट रूप में, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और जो एक्ने रोसेजिया, एक्ने सिंप्लेक्स, एक्ने पस्चुलर्स, वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में वो पनपते हैं। दूसरा रीजन इनका एक इमोशनल जो डिस्टरबेंसेस आते हैं, उससे भी एंड्रोजन हार्मोन ओवर एक्टिव होकर के ये एग्रावेट होते हैं, ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा एंक्सियस लोग भी कई बार देखा गया है कि जिनका एडेनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन होने से भी एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है, और फिर रिजल्टिंग इन एक्ने ऑन फेस, पिंपल्स, ये बनना शुरू हो जाता है। बहुत बार इन इन केसेस के सिवाय भी फ्रिक्शन है, जैसे बच्चे फेस को फास्ट बार बार
वॉश करते हैं, एब्रेसिव सोप और फेस वॉश को यूज करते हैं, हार्ड रब करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है या स्टिमुलेट हो जाती है। कुछ केसेस में ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज भी इस प्रॉब्लम को, एक्ने की प्रॉब्लम को शुरुआत करती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज से भी एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ती है। जनरली विंटर्स में या जो जो रेनी वेदर है, जिसमें मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सेबेसियस ग्लैंड से सीबम ज्यादा निकलता है, तब तब ये प्रॉब्लम और बाकी के सीजन पर्टिकुलरली समर्स के कंपैरिजन में बढ़ती है। कुछ केसेस में इसका डाइट भी एक अपना विशेष रोल अदा करती है। खास करके जो फास्ट फूड और जंक फूड है, उस उस खाने को लेने की वजह से बच्चों में वही इसको एग्रावेट करती है। कुछ हद तक वो हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती है और इनडायरेक्टली वही चेन शुरू होकर के एंड्रोजन ओवर स्टिमुलेशन से फिर भी एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस में यदि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट को ज्यादा लिया जा रहा है, या सिट्रस फूड भी ले रहे होते हैं हम या बच्चे, तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। या कुछ चीज ऐसे जैसे चॉकलेट है, चीज है, या हाईली सीजन्ड फूड है, ये सब डाइट एक्ने के प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। तो हम जनरली बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि इन चीजों से, अपने डाइट में से इन चीजों को मिनिमम में इस्तेमाल करें और पानी का या फाइब्रस डाइट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। बाकी एटियोलॉजी का यही है। सिम्टम्स का हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था। तो सिम्टम्स में जो एक्ने वल्गरिस होती है, इसके इरप्शंस मोस्टली ईचिंग वाले होते हैं, ज्यादातर ड्राई होते हैं और मोस्टली क्रॉप्स में ज्यादा मिलते हैं। पस्चुलर जो एक्ने होते हैं, उसके उसके अंदर पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पेन फील करता है पेशेंट, और उसको ठीक होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और उस ठीक होने के बाद डार्क स्पॉट छोड़ जाते हैं जो जो टीनेजर्स में या यंगस्टर्स में वो थोड़ा ह्यूमिलिएशन का भी कारण बनते हैं। उसको लेकर के वो इमेज कंसर्न हो जाते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उस तरह के, या नोड्यूलर जो एक्ने रोसेट या सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है, उसमें स्किन बहुत ऑयली होती है और एक्ने का नीचे ऊपर जो हल्की एरप्शन की फॉर्मेशन होती है, उसके नीचे नोड्यूल्स बन जाते हैं, और वो नोड्यूल्स बहुत ज्यादा नीचे डीप डर्मिश और टिश्यू लेवल तक होते हैं। इसलिए वो वो डीप मार्क छोड़ते हैं। हीलिंग के बाद भी डीप मार्क छोड़ते हैं वो, कि मार्क्स वापस भरते भी नहीं, कहीं स्किन का सरफेस दोबारा लेवल में आता ही नहीं। वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। और उस अपने रोसेजिया से पीड़ित बच्चे सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेकिंग होते हैं, और वो उनको कई बार तो पढ़ाई में से भी उसको डिरेल भी हो जाते हैं। वो बच्चे इतने परेशान होकर के उनको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, वो सोसाइटी से भी दूर रहना शुरू कर देते हैं, एकांत में भी रहने लग जाते हैं। तो ये एक उनके लिए एक समस्या बन जाती है। सर, ये सिम्टम्स आपने जो बताए हैं, जिस तरह की मेंटल स्टेट बच्चों की बताई है, तो जी। हम होम्योपैथिकली दवा तो देते ही हैं इन बच्चों को, नो डाउट, पर दवा के साथ कुछ परहेज या कोई ऐसा तरीका जो मैनेजमेंट, बच्चे जो इजीली साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकें, जैसे
है तो ये लाइफस्टाइल डिजीज ही हो चुकी है ना आजकल एक्नी। अब एक ब्यूटी जी कॉन्शियस बच्चों के लिए एक समय आ गया है कि सब बच्चे ब्यूटी कॉन्शियस हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, उसमें परहेज का यदि हम पहले लें तो परहेज में हमें एज सिंपल एज पॉसिबल फूड लेना चाहिए। जैसे कि सीजनल सैलेड्स हैं, वो हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो जरूर शामिल करें। लिक्विड का हमने जरूर ज्यादा से ज्यादा डाइट में शामिल करना है। जैसे सिंपल पानी से लेकर के पुदीना पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। और एक्सरसाइज को हम जरूर शामिल करें। डेली 1 घंटा हम चाहे वो रनिंग करें, कोई एक्टिव सा गेम खेलें या वर्कआउट करें। ये लाइफस्टाइल में जरूर, जो जो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ है, बहुत बार बच्चे काफी काफी देर तक पढ़ते भी होते हैं, तो उसमें बीच में ब्रेक लेकर के कुछ एक्सरसाइज करें। ज्यादा गैजेट्स के पीछे ना पड़ें। और यदि फिर भी किसी भी वजह से वो बन गई हैं तो उनको ज्यादा इरेक्शंस को स्क्वीज ना करें, नोचे नहीं। हार्ड फेस को वॉश करते टाइम हार्ड रब ना करें, फ्रिक्शन की वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है और उसके मार्क्स भी डीप रह जाते हैं। ज्यादा हम उनको बार बार नोचते हैं, तोड़ते हैं, तो खास इन्फेक्शन करके नीचे। नॉडुलर में खास करके ना। मॉड्यूलर में तो सबसे बड़ी समस्या है हम्म। वो इन्फेक्शन। हाथ हम साफ भी हो सकता है, बहुत बार साफ होते भी नहीं है, उनका बैक्टीरियल हम्म, इन्फेक्शन नॉड्यूलर में नीचे चला जा करके वो बहुत ज्यादा दिन तक ठीक भी नहीं होते फिर। बिल्कुल। खाने वो पीने में ऐसा नहीं करना। थोड़ा परहेज रखें। हाँ जी, खाने पीने में जो जंक फूड का हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था वो बिल्कुल शामिल ना करें। और जंक फूड के सिवाय भी फैटी डाइट जो घर की आम अपने घरों में भी बनती है, वो भी फैट फैट को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। जैसे पूरी हैं, पराठे हैं, समोसे हैं, कचौरी है, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की मिठाइयाँ हैं, हम्म। उनको अवॉइड करके हम जैसे लाइट सब्जियां भी हमें लाइट ही लेनी चाहिए। घिया, तोरी, वाटर टिंडे। इंटेक भी वाटर इंटेक भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए इस समय वाटर में। इनटेक डेफिनेटली डेफिनेटली वाटर हाँ, इनटेक ज्यादा, लिक्विड किसी भी तरह का, वाटर का किसी भी है, तरीके का। जूसेस का है, हाँ। हाँ जी, हर हर तरह का लिक्विड रिहाइड्रेटेड भी रहेंगे और मोशन भी क्लियर रहेंगे। मोशन के क्लियर ना होने से भी बहुत बार, ये इटियोलॉजी का हम एक पार्ट भूल गए थे, मोशन यदि बिल्कुल, क्लियर नहीं जीआईटी हो रहे हैं, इसमें एक बॉवल मेजर हमारे इशू रहता क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो भी है। बहुत बार ये समस्या आती है हम्म। रखने का। बिल्कुल, जीआईटी एक मेजर इशू रहता है। जो लोग एग्रेसिव भी हैं और बिहेवियर इश्यूज भी हैं, उनका जीआईटी डिस्टर्ब रहता है, इस वजह से आपके एक्ने भी आ सकते हैं। एक्ने भी बिल्कुल, वो रिफ्लेक्ट फेस पे होता है, वो जो एग्रेसिव इरिटेशन, वर्री का, एंजाइटीज का, वो बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट थ्रू रहता है, जीआईटी हमें फेस पे देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। तो सर, जैसे हमने हर इसकी स्टेज एक्ने की देखी है, तो होम्योपैथी में इसका क्या रोल रहता है? कुछ मेडिसिन। फिर भी व्यूअर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो डॉक्टर विनोद आपको दवाइयां बोलेंगे उसको एज इट मत यूज कीजिए। आप डॉक्टर साहब का नंबर हम आपको यहाँ पे देंगे, उनसे बात कीजिए, अपना केस दीजिए, तभी आप लेंगे दवाई। ऐसे अपने से कोशिश मत करिए डॉक्टर बनने की, प्लीज। ये हमारी सब व्यूअर्स को रिक्वेस्ट रहती है। विनोद सर, आप बताएंगे दवाइयों के जी बारे में? जी, मैं दवाइयों का बताने से पहले एक थोड़ा सा एक चीज और ऐड भी करना चाहूंगा, खास करके जो बच्चे अब इफेक्टेड रहते हैं इस प्रॉब्लम से। तो वो, जैसा मैंने अभी भी बताया था कि कॉस्मेटिक को या जो ये अब्रेसिव शॉप्स हैं वो यूज करते हैं, तो वो हार्ड रब ना करें, बहुत हल्के से मेडिकेटेड शॉप या कोई जनरल शॉप वो यूज करें, या हल्का अच्छी कंपनी का सॉफ्ट जो केमिकल वाला फेस वॉश है उनको यूज करें। और हल्के हाथ से सारे फेस को अप्लाई करने के बाद पानी से स्प्लैश करें और बाद में साफ क्लीन टॉवल से उसे सिर्फ दबा करके, ऐसे यूं यूं प्रेस करके बस
सॉफ्ट तरीके से पानी को सोखवा दें, उसको हार्ड ऐसे कभी भी रब ना करें, या हेलमेट वगैरह उनको पहनना पड़ता है तो वो टाइट ना रखें। बिल्कुल, नहीं तो ये कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। के नीचे कॉटन का कोई कपड़ा रख करके और हल्का कंफर्टेबल हो, इतना ही टाइट हेलमेट पहना राइट। जाए। और सोप जो आप बोल रहे हो उसमें मैं अपने पेशेंट्स में खास करके बोलती हूँ कि आप पियर्स सोप जो होता है, सॉफ्ट जेल सोप हो रहता है, यस, वो पियर्स का इजीली अवेलेबिलिटी भी है, वो यूज कर सकते हैं। वो यूज हो जाता है, या कोई और मेडिकेटेड भी हो मेडिकेटेड जाता हो जाएगा। है। हाँ जी। मेडिकेटेड तो आप जैसे होम्योपैथी में भी एसबीएल वगैरह ने निकाले हुए हैं, तो उस तरह की, या किसी डेफिनेटली और कंपनी का भी जो जैसा अवेलेबल हो, निकालें। वो उस तरह का, उसको बहुत हल्के से यूज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत हार्ड रब करके ना यूज करें, बिल्कुल। वो है। और उसके सिवाय जो होम्योपैथिक पार्ट में बहुत अच्छा, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये जरूर है कि वो कोई भी बच्चा, टीनेजर जो इफेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम से, वो अपने आसपास के क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके, और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मोटे तौर पे यूज होती हैं, मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी डॉक्टर से मिल करके आप उसको, जो डॉक्टर उचित समझता है, सभी होम्योपैथिकली सिम्टम्स को मिला करके वो देते हैं। तो ज्यादातर जो यूज होती हैं वो होम्योपैथी में फीपर सल्फ मेडिसिन है, बर्बरिस एक्विफोलियम है, कालीब्रोमेटिक है, अमोनियम म्यूर है, बेलाडोना है, नेट्रम म्यूर है, सेंगुनेरिया कैन, सल्फर, वेओला ओडेरेटा है, एक पिट्यूटरी जेएस मेडिसिन हैं। इस तरह की ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं। इनके सिवाय भी केस टू केस मेडिसिन डिफरेंट आ सकती है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन। पर इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद का जो डीप मार्क्स हैं, या डार्क स्पॉट्स स्पॉट्स रह जाते हैं। रहते हैं, वो भी इन्हीं मेडिसिन से बहुत अच्छे से नेचुरल स्किन छोड़ते हुए ट्रीटमेंट होता है। चलिए सर, थैंक यू। आपने एक्टिंग को लेके छोटे से छोटा जो हिस्सा इसका टच करा है, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इसका फायदा उठाएंगे। और सर, आप एक बार अपना नंबर बोल देंगे? जी जी, 9416071268। सर एक बार रिपीट करेंगे? 9416071268। ठीक है सर। ये व्यूअर्स ने नंबर। नंबर नोट कर लिया होगा। वैसे ये वीडियो हमेशा एफबी वॉल पर रहेगा, आप दोबारा यहाँ से वीडियो से नंबर ले सकते हैं। तो थैंक यू अगेन सर। जल्दी फिर से थैंक दोबारा यू मिलेंगे डॉक्टर। न्यू चैप्टर के जी साथ। जी जी, जरूर, श्योर। थैंक यू। डॉक्टर मेहरा। संजय। एक मिनट। हेलो। रिकॉर्डिंग बंद करो।